अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मास्टर क्लास कन्वर्सेशंस के एक नए एक्साइटिंग एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेजबान दानियल हुसैन। नाज़रीन, आज हमने अपने स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत को मदऊ किया है जिनका एग्जाम्पल मैं अपनी टेक्नोलॉजी से आपको देना चाहूंगा कि जब वो सामने बैठे होते हैं तो उनकी पर्सनैलिटी से इस तरह की पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, पॉजिटिव रेडिएशंस एमिट होती हैं, जिनसे जो अगला बंदा है वो खुद ब खुद एक उसके अंदर एक्साइटमेंट पैदा होती है और उसके अंदर पॉजिटिव चीजें इंपैक्ट हो जाती हैं और उसके अंदर पॉजिटिविटी भर जाती है। वो जब मुस्कुराते हैं तो आधी काम उनकी मुस्कुराहट कर देती है और आधी जो रही सही कसर होती है वो उनकी बातें, उनका जोश व जज्बा और उनकी एनर्जी वो पूरा कर देती हैं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे मुल्क के मशहूर व मारूफ NLP ट्रेनर और मुसन्निफ जनाब डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी साहब। सर, वेलकम करते हैं मास्टर क्लास कन्वर्सेशन में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी ऑडियंस को बताइएगा कि किस तरह आपका ये सफर शुरू हुआ और कहाँ से आपने स्टार्ट लिया और इस मकाम पे माशाल्लाह इस वक्त आप मौजूद हैं। तो ये सफर जरा हमारी ऑडियंस को बताएंगे ताकि हमारी यंग जनरेशन मोटिवेट हो। अच्छा, मेरा सफर थोड़ा लोगों से हटके है। लोग बताते हैं कि मैं 16-16 घंटे पढ़ा करता था, रात को बिजली चली जाती थी, फिर मैं अंधेरे में टार्च जला के या मोमबत्ती जला के पढ़ता था, रेलवे स्टेशन की बत्तियों में। हाँ, 6-6 महीने घर नहीं जाता था। तो मेरी कामयाबी ऐसी हुई कि मैं पढ़ता नहीं था। मैं नहरों पे नहाता था, मैं पतंगें उड़ाता था, मैं क्रिकेट खेलता था, मेरे ये वाले काम थे। मैंने वो लाइफ जी है जो मेरी एज के उस दौर में लोग जीते थे। आई वॉज अ गुड स्टूडेंट, लेकिन ये नहीं कि मैं दिन रात पढ़ता था, मैं लाइफ को जीता था। यही वजह है कि आज मैंने लाइफ को जीना सीख लिया और आगे से सिखाना शुरू कर दिया। मैं तो अक्सर कहा करता हूँ कि जिन बच्चों के नंबर 95% से ऊपर आए वो एबनॉर्मल बच्चे हैं, उनका इलाज करवाना चाहिए। एबनॉर्मल इसलिए हैं कि उन्होंने जिंदगी की बेशुमार चीजों को मिस कर दिया। जिंदगी हमाजहत है, इसके कई पहलू हैं। आपको जिंदगी में अपने लाइफ में हर पहलू को साथ लेके चलना है। अगर एक पहलू के लिए अपने बाकी सबको सेक्रीफाइस कर दिया तो देयर इज अ प्रॉब्लम। आपको साइकियाट्रिस्ट की, साइकोलॉजिस्ट की, मेरे जैसे किसी लाइफ कोच की जरूरत है। तो फिर मैंने ये सोचा कि काम मुख्तलिफ करने चाहिए। मेरे फादर जो हैं वो प्रोफेसर थे, बहुत बड़े स्कॉलर थे। उनकी 17 किताबें हैं माशाल्लाह, और उनके ऊपर, उनके काम के ऊपर PhDs हो रही है मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी में। इस तरह की शख्सियत थी। तो मुझे ये भी अंदाजा हो गया कि इतने बड़े दरख्त के नीचे आरिफ सिद्दीकी को किसी ने नहीं जानना, लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। फिर मेहनत करने को दिल नहीं करता था, तो फिर मैंने कराटे की फील्ड चूज की। सही है, बिल्कुल वो हट के, बिल्कुल पढ़ने पढ़ाने से निकल के बिल्कुल फिजिकल एक्टिविटीज। हाँ, फिर मैंने मार्शल आर्ट्स की फील्ड शुरू की। मैंने सर, ये किस एज में आपने स्टार्ट किया ये काम? मैं इस वक्त ग्रेजुएशन में था, फाइनल ईयर में। सही, 1989 के एंड पे। और जो ग्रेजुएशन आप कर रहे थे वो मतलब जैसे रेगुलर जैसे आम स्टूडेंट चल रही है वो तो चल रही थी ना। मैंने बताया कि मैं पढ़ाकू बच्चा नहीं था, बट आई वाज वेरी गुड। मैं ट्यूशन नहीं पढ़ता था, रट्टे नहीं लगाता था। और इसमें दिलचस्प बात ये हुई कि 1989 में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई और 1989 में ही मेरे फादर का टेन्योर पूरा हुआ और वो रिटायर हुए। तो मेरे दोस्तों ने कहना शुरू किया कि जब आरिफ पास हो गया ना तो सिद्दीकी साहब ने एहतजाजन इस्तीफा दे दिया। अगर तालीम का ये म्यार हो गया कि मेरे सामने मेरे घर का बच्चा बगैर पढ़े पास हो जाता है, ये कैसी एजुकेशन है। सही। तो खैर, तो फिर मैंने मार्शल आर्ट्स को चूज किया। उसमें मैं नेशनल, फिर इंटरनेशनल, फिर वर्ल्ड लेवल तक गया। मैंने बहुत बड़े बड़े वर्ल्ड चैंपियनशिप्स लड़ी, मुकाबले लड़े, प्रोफेशनल मुकाबले लड़े। मेरी एक किताब है सीक्रेट साइंस ऑफ किलिंग, वो फिर हमारे अहम दिफाई इदारों का सिलेबस रही, जिसमें बताया जाता है कि खाली हाथों आपने कैसे लड़ना है, खाली हाथों दूसरे का असला छीनना कैसे। मैं थोड़ा सा पीछे हो जाऊं? जी जी। वो फिर हमने वहां से स्टार्ट किया। और सर ये 1989 टू ऑनवर्ड। उसके बाद फिर उसमें स्लिमिंग ऐड हो गई, थोड़ा योगा ऐड हो गई, चीजें चलती चलाती रही। मतलब टोटल फोकस आपका फिजिकल एक्टिविटीज के ऊपर था। तो मुझे मुख्तलिफ चीजें सीखने का शौक था। तो मुझे आज भी याद है कि 2002 में, आज से 23 साल पहले, मैंने कोर्स डिजाइन किया। उसका नाम था डीमिस्टिफाइंग द मैजिक। उस वक्त पूरे पाकिस्तान में जो आमिल, कामिल, बाबे, जादूगर जो करामतें दिखा के लोगों को लूटते थे या अपना गर्विदा बनाते थे, मैं उस वक्त वो सिखाता था कि व्हाट इज द साइंस बिहाइंड द मैजिक। ये जो आसमान से हंडी उड़ती हुई आ रही है, अंडों में से ताबीज निकल रहे हैं, हाथ गर्म हो रहे हैं, खून के छिंटे, ये कैसे होता है। देयर इज अ साइंस बिहाइंड द मैजिक। मैं सिखाता था ये कैसे काम होता है, मुख्तलिफ काम करता था। फिर मुझे अंदाजा हुआ कि यार ये सारा तो फ्रॉड है, कुछ ना कुछ असल भी तो होगा ना। बिल्कुल सही। अब फिर पुरस्कार उलूम की तलाश में मेरा सफर शुरू हुआ 2001 और 2 में। उसमें फिर मैंने मुख्तलिफ लोगों को स्टडी किया, किताबों को स्टडी किया, मुख्तलिफ असातिज़ा से मिला। तो फिर मेरा एक्सपोजर जो है वो हिप्नोसिस या हिप्नोटिज्म जिससे आप कहते हैं, उससे हुआ। तो हमने हिप्नोटिज्म के बारे में भी वो सस्पेंस रसाले में ना देवता कहानी पड़ी हुई थी। आंखों में आंखें डाल के कहते हैं तुम्हारा दिमाग मेरे कब्जे में है, जो मर्जी करवा लो। मेरा ख्याल था ये भी यही कुछ है।
लेकिन जब वो सीखना शुरू किया तो पता लगा कि एक्चुअली ये बहुत पावरफुल चीज़ है। अगरचे रसालों में, फिल्मों में एग्जैजरेट करके दिखाया जाता है, नो डाउट, लेकिन इसके बावजूद ये ऐसी चीज़ है जो माइंड की मास्टरी का टूल है। फिर मैंने इसमें बहुत ज़्यादा काम किया। फिर मैं ट्रेनिंग साइड पे था। पहले मैं कराटे की ट्रेनिंग करवाता था, स्लिमिंग एंड फिटनेस की ट्रेनिंग करवाता था। जब मैंने माइंड साइंसेस को सीखा, फिर ये सिखाना शुरू कर दिया। तो सर ये जो आपकी ट्रांजिशन है, ये फिर मुकम्मल तौर पे आप इस साइड पे आ गए या नहीं, वो आज भी मैं करवाता हूँ। आज भी मैं फाइटें करता हूँ। अच्छा। बाकायदा एट द एज ऑफ +50 में आज भी इतना यंग हूँ कि मैं किसी भी यंग से फाइट करता हूँ। 2, 3, 4, 5 से करता हूँ, बल्कि जब जाता हूँ तो अच्छा फाइट्स करता हूँ, अपनी फिटनेस का ख्याल रखता हूँ। वो देखिए, अल्लाह ताला ने आपको माइंड भी दिया है और बॉडी भी दी है। हमारा प्रॉब्लम यह है कि या तो हम सिर्फ बॉडी के ऊपर काम करते हैं या सिर्फ माइंड के ऊपर काम करते हैं। ऐसा ही है। मैं कहता हूँ माइंड और बॉडी दोनों का कनेक्शन होना चाहिए। तो मेरे इदारे का नाम था सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो उसकी जो हुक लाइन थी या टैग लाइन थी वो थी कनेक्टिंग बॉडी, माइंड एंड सोल। उसकी लाइन ही थी कनेक्टिंग बॉडी, माइंड एंड सोल। फिर मैंने ट्रेनिंग जब करवानी शुरू की तो फिर पाकिस्तान में तकरीबन हर बड़े इदारे को ट्रेनिंग करवाई। फिर पाकिस्तान से बाहर तकरीबन 10 के करीब मुख्तलिफ ममालिक में मैं बतौर ट्रेनर, बतौर कोच गया। वहाँ मुख्तलिफ इदारों को, मुख्तलिफ अफराद को कोच किया। तो बस ये सिलसिला यहाँ तो सर अगर कोई ऐसा हमारी यंग बच्चा जो इस वक्त आपको सुन रहा है और वो कराटे की फील्ड में या रेसलिंग की फील्ड में आना चाहता है, तो उसके लिए क्या क्या आपके पास रोड मैप है, क्या उसको ब्रीफली आप उसको बताना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो है कि हर चीज़ की एक प्राइस है। अगर आप फाइटिंग आर्ट्स में आना चाहते हैं, खैर वो बॉक्सिंग है, रेसलिंग है, कराटे है, कोई और फील्ड है जिसमें फाइटिंग आर्ट्स सिखाए जाते हैं, तो आपको बेशुमार चीज़ों को कुर्बान करने की सूरत में उसकी प्राइस पे करनी पड़ेगी। आपको जंक फूड छोड़नी पड़ेगी, आपको शुगर की जो एक्स्ट्रा शुगर्स हैं वो छोड़नी पड़ेगी, कैफीन को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, मोबाइल जो दिन रात देखते हैं, यानी आपको तमाम का तमाम फिजिकली इन्वॉल्व होना पड़ेगा। और ये चंद माह का कैरियर नहीं है, ये साल हर साल का कैरियर है। बाज़ों का तो इसमें डेकेड्स लग जाते हैं। बिल्कुल। तो इसमें फिर आपको बेशुमार चीज़ों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, लेकिन फिर उसका फल तो मिलता है ना। बिल्कुल ऐसे। तो जिस तरह लोग तालीम में जाते हैं, बिजनेस में जाते हैं, जॉब में एक्सेल करते हैं, वो मुकम्मल फोकस करते हैं। तो सेम गोज विद मार्शल आर्ट्स। जो लोग मार्शल आर्ट्स में टॉप पर जाना चाहते हैं, फिर उन्हें उन तमाम चीज़ों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा जो उस रास्ते की रुकावट है। ये पहला कदम है। मेंटली प्रिपेयर हो जाए कि अब मैंने फास्ट फूड नहीं लेनी, अब मैंने ये चीज़ें नहीं खानी। फिर उसके बाद है अच्छे टीचर का इंतखाब। टीचर कैसे पहचाना जाता है कि मैंने ये मुकाबले लड़े, मैंने ये मुकाबले जीते, इसका ये सबूत नहीं है कि मैं अच्छा टीचर भी होऊंगा। बिल्कुल, ये तो मैं अच्छा प्लेयर हूं ना, मैं अच्छा फाइटर हूं। अगर ये जानना चाहते हैं कि मैं अच्छा उस्ताद हूं या नहीं, तो मुझसे पूछें आपके किस किस शागिर्द ने किस किस मकाम पर क्या क्या मेडल जीते। बिल्कुल, ये बताएगा मैं उस्ताद कैसा हूं। बिल्कुल ऐसे। उसका क्राइटेरिया भी आपके सामने आ गया कि अच्छा उस्ताद सेलेक्ट करें जिसके प्लेटफॉर्म से काफी सारे बच्चों ने मुख्तलिफ प्राइजेस, मेडल्स या विक्ट्रीज जो हैं वो एंजॉय की हों। फिर उसके साथ प्रैक्टिस करें, डेडिकेशन के साथ करें। जबरदस्त। अच्छा सर, अभी आप बात कर रहे थे डाइट की, सबसे मेन चीज, और आपके नॉलेज में होगा कि पाकिस्तान डायबिटीज में इस वक्त वर्ल्ड में 3rd नंबर पे है, और हमारी तकरीबन 25 में से 5 करोड़ आबादी जो है वो इस वक्त डायबिटीज का शिकार है, और हर 3 में से 1 बंदा, मैं फैक्ट्स पढ़ रहा था, ऐसा है जिसको पता ही नहीं, क्योंकि उसने कभी कोई अपना टेस्ट नहीं करवाया या उसको पता ही नहीं है कि मुझे डायबिटीज है या नहीं है। तो इस हवाले से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि आपकी लाइफ बड़ी बैलेंस डाइट और हर चीज़ आपने मेंटल, फिजिकल, हर चीज़ को बड़ा बैलेंस रखा हुआ है, तो इस हवाले से उन तमाम लोगों को क्या, जिनको डायबिटीज हो चुकी है, उनके लिए क्या मैसेज है कि किस तरीके से उसको? सबसे पहले तो मैं मेडिकल डॉक्टर नहीं हूँ, लिहाजा मेरी राय को मेरी ओपिनियन समझिएगा, मेडिकल ओपिनियन मत समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। आप लोग फार्मा इंडस्ट्री का शिकार हो चुके हैं। आपको डायबिटीज नहीं है, आप में से अक्सर लोगों को, आप फार्मा इंडस्ट्री के विक्टिम हैं। आप चेक कर लीजिए, सबसे पहले इन्होंने डायबिटीज के लिए जो रेशो मुकर्रर की थी वो क्या थी कि अगर यहाँ पर टच हो जाए तो खतरा है, यहाँ पर टच हो जाए तो आप उसके विक्टिम हैं। उसके बाद हर साल एक नई रिसर्च आती है, बताते नहीं, इसका ग्राफ नीचे आ रहा है, करते 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 वो चाहते ही हैं कि दुनिया में हर दूसरा आदमी जो है वो इंसुलिन लेगा, इसकी मेडिसिन ले, ताकि फार्मा इंडस्ट्री जो है वो फ्लरिश करे। जो आदमी टेस्ट करवा लेता है उसे डायबिटीज है, जो टेस्ट नहीं करवाता उसे डायबिटीज नहीं है। एक तो इस बात को समझिएगा। दूसरा, देखें, मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि आपकी और मेरी लाइफ का फर्क है। ये कैसे मुमकिन है कि सेम लेवल आपके लिए भी वही हो और सेम लेवल मेरे लिए भी मुख्तलिफ चीजों को? ये भी पॉसिबल नहीं है। आपको अपनी पर्सनैलिटी को खुद जानना होगा कि मैं कहाँ पर खड़ा हूँ, नंबर 1। उसके बाद फार्मा इंडस्ट्री बेशक आपको ट्रैप कर रही है, आपको शिकार कर रही है, लेकिन इसमें हकीकत भी कुछ ना कुछ शामिल होगी। वो आपका लाइफस्टाइल उसमें मैटर करता है। आपका लाइफस्टाइल अब क्या हो गया? आपका लाइफस्टाइल ये हो गया रातों को जागना। बिल्कुल ऐसे ही। जब रातों को जागना है, फिर साथ साथ कुछ ना कुछ खाते भी रहना बिस्तर में बैठ के। जंक फूड, रात को लेट नाइट क्रेविंग होती है। एग्जैक्टली, वो आपको फिर डाइजेस्टिव सिस्टम पे बोझ डालती हैं।
आपकी इंसुलिन स्पाइक, मतलब सारे के सारे मामला फिर यूं चल रहे होते बिल्कुल हैं। ऐसे ही। तो बैलेंस लाइफ जो है, जल्दी सोना, जल्दी उठना, जिस्मानी मशक्कत करना और सादा खुराक खाना, लंबे चौड़े काम को ही छोड़ दें कि ये खा लो, ये ना खो, इस चीज को जिंदगी से निकाल दो, मिठाई नहीं खानी, घी नहीं खाना, तले हुए समोसे नहीं खाने, छोड़ें इस बात को। सिंपल सी बात है, सोने की रूटीन सेट कर लें, सादा जिंदगी अपना लें, आपकी हर चीज रिवर्स होकर नॉर्मल और सुपर हो जाएगी। जबरदस्त सर, जबरदस्त। अच्छा सर, रेसलिंग वाली साइड से आपकी ट्रांजिशन हुई, ट्रेनिंग, पढ़ाना और ये तमाम चीजें, और उसमें जो आपकी एक कह लें कि पहचान बनी, हिप्नोसिस, एनएलपी, ये माइंड बताइए, साइंसेज माइंड ओवरऑल, साइंसेज ओवरऑल, तो ये जरा हमारे नाज़रीन को बताइएगा जो लोग इन लैंग्वेजेस से, इन टर्म्स से ना वाकिफ हैं, उनको ब्रीफली इंट्रोड्यूस करवाएं इन चीज़ों के साथ, ताकि उनकी लाइफ में भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सके। देखिए, माइंड साइंसेज की टर्म इटसेल्फ बताती है कि ये साइंसेज माइंड से मुतल्लिक हैं। बिल्कुल ऐसे। माइंड आपकी बॉडी को रूल करता है, माइंड आपकी जिंदगी को रूल करता है, माइंड आपकी किस्मत बनाता भी है, बिगाड़ता भी है। आपका कारोबार है, बिजनेस है, रिलेशनशिप है, सब के सब माइंड से चलते हैं। तो माइंड साइंसेज आपके माइंड को आपके कंट्रोल में देती है। इसके आगे मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, मसलन हिप्नोसिस की आपने बात की, इसे मदर ऑफ माइंड साइंसेज कहा जाता है। ये बेसिकली ह्यूमन माइंड का मैनुअल है। ये आपको बताता है कि शऊर की हद क्या है, लाशऊर की हद क्या है, मेंटल प्रोग्रामिंग कैसे की जा सकती है, उस प्रोग्रामिंग को बदला कैसे जा सकता है, पुराने अकायद, बिलीफ, खौफ, डर, वहम, उन्हें यूं करके गायब कैसे किया जा सकता है। बल्कि आज के अपने सेशन में देखा भी है कि मैंने लेस देन 2 या 3 मिनट्स मैंने लोगों के बिलीफ्स को डाल के साइड पे कर दिया था, मैंने 20 फुट पीछे फेंक दिया, उठा के पार कर दिया था उन्हें मैंने। अच्छा, तो हिप्नोसिस इन चीजों को डील करती है। लोग समझते हैं कि इसके जरिए लोगों के दिमाग को काबू पाया जाएगा, उसे कहा जाएगा अपना पर्स निकाल के मेरे हवाले कर दो। कई लड़के सीखते हैं कि मैं जाके पूछूंगा क्या तुम मुझसे शादी करोगी, वो कहेगी हाँ, हिप्नोसिस है ना। अच्छा, ऐसा नहीं है। हिप्नोसिस को पूरे वर्ल्ड में हिप्नोथेरेपी कहा जाता है। बिल्कुल। ये आपके प्रॉब्लम्स को, ज़हनी नफ्सियाती प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए है। हत्ता कि इस वक्त वेस्ट में इसे पेनलेस डिलीवरी के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। कई डेंटिस्ट एनेस्थीसिया देने की बजाय हिप्नोसिस के जरिए उसे ट्रांस में ले जाके सुन कर देते हैं और एनेस्थीसिया दिए बगैर ऑपरेट कर लेते हैं। पोस्ट ऑपरेशन जो डिलीवरी या पोस्ट ऑपरेशन पेन जो होती है, उसे मैनेज करने के लिए भी हिप्नोसिस को इस्तेमाल करते हैं कि रिकवरी टाइम आपका तेज हो जाए। तो हिप्नोसिस इस दुनिया में अगर कोई लिविंग मैजिक है तो दैट इज हिप्नोसिस। इट मीन्स के आने वाले वक्तों में जिस तरह डॉक्टर हॉस्पिटल का हिस्सा है, बायोमेडिकल, नर्स, तो क्या आप समझते हैं कि एक ऐसा भी डेडिकेटेड पर्सन होगा जो हिप्नोसिस थेरेपी जो है ना वो इससे बात बहुत आगे जाने वाली है। देखें, इस वक्त वेस्ट में तो ऑलरेडी हॉस्पिटल्स में हिप्नोटिस्ट बैठता है। सही। कई ममालिक ऐसे हैं जहां उनकी बाकायदा अपॉइंटमेंट है। अब बात इससे आगे जाने वाली है। वो कैसे जाने वाली है? आपका मशीन इंटरेक्शन बहुत बढ़ता जा रहा है। आप मोबाइल के साथ बात करते हैं, ऐप के साथ बात करते हैं, सॉफ्टवेयर के साथ बात करते हैं, मशीन के साथ बात करते हैं, चैट जीपीटी से बात करते हैं, बट यू डोंट टॉक टू ह्यूमन। बिल्कुल। इस वक्त बैरून मुल्क अब आप ह्यूमन लाइब्रेरियां देखते हैं जहां लोग जाके एक बंदा बारो करते हैं। वो बंदा 1 घंटा बैठ के टेबल पे बात करता है, बंदा अपना कैथारसिस करता है, वो उसकी फी पे करता है और आ जाता है। अब जैसे जैसे मशीन इंटरेक्शन बढ़ता जाएगा, आइसोलेशन बढ़ती जाएगी। ह्यूमन आइसोलेशन का नतीजा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होंगे। उन्हें डील करने के लिए कन्वेंशनल साइकोलॉजी एनफ नहीं है। उन्हें डील करने के लिए आपको इंतहाई फास्ट ट्रैक की रोड मैप चाहिए जो यूं करके आपके मामलात को सेटल कर सके। 1 सेशन, 2 सेशन या 6 सेशन, उसमें फिर हिप्नोसिस आपके काम आएगा। तो आने वाले वक्त में तो इनके पास टाइम नहीं मिला करेगा। प्राइम मिनिस्टर की सिफारिश करवाना पड़ेगी आपको। बल्कि इससे मुझे याद आया, तकरीबन शायद 2-2.5 साल पुरानी बात है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की मिसेस को मेंटल हेल्थ के ऊपर प्रेजेंटेशन देनी थी। सही। मुझे बुलवाया गया, तो रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में अरेंज किया गया सारा कुछ। तो मुस्लिम यूनिवर्सिटियों के साइकोलॉजिस्ट, डीन, वो भी आए हुए थे। तो मुझे वेलकम करने के लिए प्रेसिडेंट की मिसेस जो है ना, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की, वो आई माइक पे। तो उस वक्त पहले उससे इंट्रोडक्शन देते हुए कहा 2-2.5 साल पहले कि इस वक्त पाकिस्तान में 3 करोड़ लोग नफ्सियाती अमराज का शिकार हैं और उन्हें लुक आफ्टर करने के लिए सिर्फ 550 क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट है। 3 करोड़ लोग और 550 क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट। तो मैंने हाथ खड़ा किया, मैंने कहा कि मैडम, आई एम नॉट अ साइकोलॉजिस्ट। कहती है, वी नो, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड यू। कि इन मसाइल को साइकोलॉजी से अगला की बंदा देखेगा। इस बात को 2-2.5 साल हो गए। उसके बाद 1.5 साल गुजरा तो पाकिस्तान की पार्लियामेंट में रिपोर्ट पेश होती है कि 8 करोड़ लोग नफ्सियाती अमराज का शिकार हैं। या उसके पास डाटा पहले वाले के पास ठीक नहीं था, या इस 1.5-2 साल के अरसे में इतना ज्यादा इसमें इजाफा हुआ कि अब वो 8 करोड़ लोग हो गया। पाकिस्तान की पार्लियामेंट में ये बात की जा रही है।
तो आई थिंक कि हमें अपनी मेंटल हेल्थ को खुद लुक आफ्टर करना चाहिए। वो चीज़ें, वो बुनियादी टूल्स सीख लेने चाहिए जिनके ज़रिए आप अपनी और अपने आसपास के लोगों की मेंटल हेल्थ की लुक आफ्टर कर सकें। जबरदस्त। और ये जो आपने चीज कही है, मेरा खुद भी सर मेडिकल से ताल्लुक है और हॉस्पिटल्स में सारा आना मामला जाना देख है। रहे होते हैं, तो ये मेरे लिए भी एक नई चीज है और ये एक नई थेरेपी है। बहुत सारी चीजें अपडेट हो रही हैं बाय द यस। पैसेज ऑफ टाइम। अगर हम पिछले 2 डेकेड्स का बात करें तो मेडिकल में बहुत तरक्की हुई है पाकिस्तान में। मेरी आंखों के सामने पिछले 1 डेकेड में बड़ी एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हुआ है। तो इस चीज को भी हम अगर इसको आगे रखें तो ये इंशाल्लाह काफी बेहतरी होगी पेशेंट्स के लिए भी, एज वेल एज जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए भी रिलीफ है। रिलेशनशिप बेहतर होंगे, बच्चों के साथ आपके ताल्लुकात बेहतर होंगे, घर में ताल्लुकात बेहतर होंगे, आपको ज़हनों से खेलना जो आ जाएगा। बिल्कुल। जब आप ज़हनों से खेल रहे होंगे, अपनी मर्जी के मुताबिक उन्हें मोल्ड कर रहे होंगे। और सर ये बहुत आपने जबरदस्त बात की कि इससे काफी चीजें, जैसे हम स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात करते हैं, हम इस तरह की बाकी चीजों की बात करते हैं, तो ये तमाम चीजें उसमें ओवरऑल जो है ना वो कंबाइन होके जो है ना वो कवर हो जाएंगी। नाजरीन, मुझे उम्मीद है कि आज का अभी तक का जो शो है वो आपको बड़ा मुफीद साबित हो होगा। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। जी नाजरीन, वेलकम बैक। नाजरीन, अब हम आज के अपने मेहमान से कुछ उनसे फनी किस्म के क्वेश्चन करेंगे। सर, क्या हॉबीज हैं घर में, फ्री टाइम में क्या करना पसंद करते हैं? मुझे उड़ती उड़ती खबर मिली है कि घर में जो है ना आप बच्चे नॉर्मली तंग करते हैं, आप बच्चों को तंग करते हैं। जी जी, ये बिल्कुल सही खबर सुनी है, आपके जासूस बिल्कुल ठीक है। मेरी हॉबी ये है बच्चों को तंग करना। बच्चों को तंग करना, अपने बच्चों को या दूसरों के बच्चों को? जो भी घर मिल जाए, जो अवेलेबल हो। मेरी बच्ची पढ़ रही होती थी, जब उसके पेपर थे मैट्रिक के या एफएससी के, तो मैं उसे तकिए मार के तंग करता था कहीं पढ़ ना जाए वो कहीं। वो पढ़ रही होती थी। ये वो गुस्सा है पहले वाला अपने वाला, या ये वाकई ये भी थेरेपी है? मैं कहता हूँ ब्रेक चाहिए। वो पढ़ रही है और गोलगप्पे खा के आते हैं, इसका वो माँ कहती है इसको टेम्पो बना हुआ है पढ़ने वाला, वो उसका बना हुआ है, ठीक है पहले हम गोलगप्पे खा लेते हैं जाके। तो मैं उन्हें तकिए मारता हूँ, पढ़ने नहीं देता, तंग करता हूँ। तो मुझे इसमें जितना मजा आता है दुनिया के किसी काम के नहीं आता। आपकी खबर ठीक है। ये नाज़रीन, पहला कोई ऐसा मेहमान हमारे पास है, इतना सीनियर, इतना हाई प्रोफाइल बंदा जिसकी हॉबी बच्चों को तंग करना है। बच्चों को तंग करना। और अगर बच्चों के वोट होते और मैं इलेक्शन लड़ता तो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर मैं होता। जबरदस्त। ये भी बात है इस बात पे। सर, जाहिर है बच्चों के साथ आपका लगाव हुआ है, तो घर में रहते होंगे, तो क्या बच्चों के साथ एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के साथ गोलगप्पे का आपने जिक्र किया, तो गोलगप्पे ही पसंद है या कुछ और भी पसंद है? वो तो मेरी बेटी को पसंद है, तो उसके लिए फिर उसे आपको खुद क्या पसंद है? वैसे आपकी जो मुझे तो सिर्फ बच्चों को तंग करना पसंद है। सिर्फ खाने में क्या? खाने पीने में देखिए, खाने पीने में बच्चों का दिमाग का ना खाने पीने में मैं मुश्ताक यूसुफी एक मज़ाह निगार थे, मैं उनका कायल हूँ। वो कहते हैं कि दाल खाना हिंदुआना बिद्दत है और सब्जी खाना जानवरों की हक तलफी है। वो कहते हैं कि मुसलमान गोश्तखोर है। मैं गोश्तखोर बंदा हूँ, बीफ खाऊं, मटन खाऊं, फिश खाऊं, चिकन खाऊं, शिकार का गोश्त खाऊं, मुर्गाबियाँ खाऊं। अभी मुझे किसी ने कबूतर भेजे हैं, खरगोश भेजे हैं मुझे, तो मुझे जो बेस्ट फूड है मेरे लिए वो किसी भी शक्ल में गोश्त है। गोश्तखोर हैं आप, इसका मतलब ये है? हाँ जी, इसका मतलब ये है। सर, फील्ड में आप आए, पहले आप एक रेसलिंग वाली फील्ड में थे, देन आप ट्रेनिंग सेक्टर में आ गए। इंस्पिरेशन किससे इंस्पायर हुए उस फील्ड में भी और इस फील्ड में भी? और कोई ऐसी शख्सियत है जिससे दोनों, वैसे तो मेरा नहीं ख्याल कोई इस तरह का बंदा मैंने आज तक नहीं पढ़ा जिसने पहले मतलब फिजिकल पीक देखी हो, उसके बाद मेंटल साइड पे, ट्रेनिंग साइड पे पीक देखी हो। तो इंस्पिरेशन कहाँ से लेती है, इतनी एनर्जी कहाँ से आती है? देखिए, एक तो आपके रोल मॉडल्स कौन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपके रोल मॉडल्स कौन है। तो मेरे रोल मॉडल्स आज की दुनिया के बेसिकली नहीं है। मैं जब कहानियां भी पढ़ता था, उनकी किताबें ला के पढ़ता था, उनकी लाइफ के बारे में ऑटोबायोग्राफीज पढ़ता था, फिर मैंने अपनी किताबें जब लिखी तो मैंने उन्हीं शख्सियात के नाम उन किताबों को डेडिकेट करना शुरू किया। मैंने एक किताब डेडिकेट की सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, मैंने किताब डेडिकेट की सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, मैंने किताब डेडिकेट की सलाहुद्दीन अय्यूबी को, मैंने किताब डेडिकेट की मोहम्मद बिन कासिम को, टीपू सुल्तान को। अच्छा, अब ये जितने भी वॉरियर्स थे ना, बेसिकली अपने अहद के अजीम तरीन वॉरियर्स, इंक्लूडिंग सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो मैंने अपने दौर के बल्कि ऑल टाइम बेस्ट वॉरियर्स, उनसे इंस्पिरेशन लेता था। तो वो जो वॉरियर स्पिरिट है वो तो मेरे अंदर आनी ही आनी थी। मगर ये लोग खाली वॉरियर्स नहीं थे, ये जंगी हिकमत अमलियों के माहिर थे। और जंगी हिकमत अमली जो है वो यहाँ पे तय की जाती है। बिल्कुल ऐसे। मैं कराटे में भी बच्चों को अपने सिखाता हूँ, मैं उनसे पूछता हूँ कराटे कैसे लड़े जाते हैं? वो कहते हैं हाथों से, पैरों से। मैं कहता हूँ नहीं, दिमाग से। हाथ और पैर आपकी टेक्निक को आगे पहुंचाने का आला है,
उस जंग की प्लानिंग यहाँ होती है। बिल्कुल। तो मार्शल आर्ट्स या कराटे भी दिमाग से लड़े जाते हैं, हाथ पैर तो टूल है वहां पहुंचने का। तो सेम वो जो वॉरियर्स जो मेरे रोल मॉडल थे और हैं, उन्होंने इस मैदान में जो काम किए वो मेरे लिए इंस्पिरेशन थी। तो उन्हें देख के मुझे एनर्जी भी मिलती थी। मैं एक दिन अमीर तैमूर के बारे में पढ़ रहा था, मैं आपको भी बताना चाहूंगा कि हम लोग काम करते हैं, दिन रात काम करते हैं कि अपने किराए के घरों को अपने घर में बना सकें, अपने घर को बंगले में बना सकें, बंगले को महल बना सकें। बिल्कुल हमारी लाइफ ये है। अमीर तैमूर जो है, जो जिससे सुल्तान अल मशरकैन व मगरबैन कहा जाता था, मशरिक व मगरिब का सुल्तान, ऐसा फातेह कोई नहीं था। वो कहता है कि जब मैंने बादशाहत संभाली उसके बाद उसकी पूरी जिंदगी में कोई से 6 हफ्ते ऐसे मुसलसल नहीं थे जब वो अपने महल में रहा हो। उसके पास महल्लात थे, महल नहीं महल्लात थे, लेकिन मिशन इतना बड़ा था कि उसने कहा महल सोने के लिए नहीं है, ये तो दोबारा जाने के लिए है। आया और 6 हफ्ते से ऊपर कभी नहीं महल में रहा, फिर फतुहात करने के लिए चला जाता था। तो बस यही लाइफ है, आगे से आगे चलो, नई से नई फतुहात करो। जबरदस्त। ये मैं अक्सर सोचता था सर, जब आपकी वीडियोस देखता था या जब आपको आपके सेशंस देखता था, तो यार एक बंदे में इतनी एनर्जी और इतनी पावर कहाँ से आ सकती है। आज ये चीज मुझे क्लियर हो गई कि वाकई जिनको जहां से इंस्पिरेशन आ रही है तो फिर उसका रिजल्ट यही निकलना था, इसके अलावा कोई निकल नहीं सकता। सर बहुत बात सुनते हैं हम आजकल अपनी मार्केट में, कह लेंगे वो जैसे बीच में अमेजोन का ट्रेंड हो गया था, ठीक है, इसी तरह कुछ ना 2-3 साल बाद मार्केट में आता है और उसके बाद वो फिर बिल्कुल ऐसे कहते हैं कि वो हर बंदा उसके पीछे भाग पड़ता है और फिर उसके बाद उसका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। ट्रेनिंग साइड पे एनएलपी बहुत सुना गया, हर बंदा आजकल एनएलपी ट्रेनर बना हुआ है। क्या? सबसे पहले तो यू आर वन ऑफ द फाइनेस्ट ट्रेनर्स आई नो पर्सनली। क्या एनएलपी है? उसके बाद जो मेरा सेकंड हाफ क्वेश्चन का कि ये जो मार्केट में एनएलपी हो रहा है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, एनएलपी इस वक्त जितने भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज हैं वहां का सबसे हॉट प्रोग्राम है। एनएलपी स्टैंड्स फॉर न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। जब आप इसे समझ लेंगे ना तो आपके लिए बाकी बात समझना आसान हो जाएगा। न्यूरो दिमाग आपका, लिंग्विस्टिक आपकी जुबान, प्रोग्रामिंग कंप्यूटर की टर्म। अब ये न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, इसे मैं एक सेंटेंस में बदल देता हूं ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। हाउ लिंग्विस्टिक्स प्रोग्राम ह्यूमन ब्रेन, आगे ब्रैकेट, फॉर सक्सेस, फॉर फेलियर, फॉर लव, फॉर हेट, फॉर बिजनेस, फॉर जॉब, फॉर डिस्ट्रक्शन, फॉर कंस्ट्रक्शन, मतलब जो मर्जी आगे डाल दें। हाउ लिंग्विस्टिक्स प्रोग्राम ह्यूमन ब्रेन, लिंग्विस्टिक इंसानी ब्रेन को प्रोग्राम करती हैं किसी भी काम के लिए, और एनएलपी सिखाती है कि ये प्रोग्रामिंग कैसे की जाएगी। तो जब तक ह्यूमन ब्रेन है, जब तक ह्यूमन माइंड है, उसके लिए ऑपरेटिंग मैनुअल तो चाहिए होगा। तो इस वक्त जो दस्तयाब मैनुअल्स हैं उनमें से सबसे बेहतरीन मैनुअल एनएलपी ही है और ये चलता रहेगा। अब गाड़ियां ऑटोमेटिक आ गई हैं, मगर इसके बावजूद अभी भी डंडे वाली गाड़ियां चलती हैं, बिल्कुल ऐसे, पुश स्टार्ट वाली गाड़ियां आ गई हैं, इसके बावजूद चाबी वाली गाड़ियां चलती हैं और 100 साल तक चलेंगी। बिल्कुल ऐसे। तो एनएलपी भी जो है वो खत्म नहीं होने वाली, इसमें इंप्रूवमेंट आएगी, इसे पॉलिश किया जाएगा, नई टेक्निक्स आएंगी, नए अंदाज आएंगे। जैसे मैंने ये एनएलपी डिजाइन की, तो मैं जो एनएलपी करवाता हूं तो दुनिया में कोई नहीं करवाता। मजे की बात यह है, उसकी वजह क्या है कि मैंने एनएलपी का मेन कॉन्सेप्ट लेके उसे कस्टमाइज किया। मैंने कॉपी पेस्ट नहीं किया कि मैंने एग्जैक्ट वो मैनुअल लिया, उनसे सीखा, एक रोबोट की तरह उसकी प्रैक्टिस की, और उसके बाद जो अमेरिका में एनएलपी पढ़ाई जा रही है, जो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई जा रही है, उसी को पकड़ के मैंने पाकिस्तान के बंदे की साइकोलॉजी पे अप्लाई करने की कोशिश की। तो ये तो काम नहीं बनेगा। बिल्कुल ऐसे ही। जिस बंदे को अंग्रेजी नहीं आती वो वहां के अल्फाज के साथ जो एसोसिएशन है, फीलिंग्स, वो फील ही नहीं कर सकता। तो मैंने क्या किया कि मैंने एनएलपी भी और हिप्नोसिस भी, ये सीखने के बाद मैंने अपने कस्टमाइज प्रोग्राम तैयार किए। अब जो मेरे कस्टमाइज प्रोग्राम है, बेशक एनएलपी मेरी इजाद नहीं है, मगर वो कस्टमाइज प्रोग्राम मेरी इजाद है, और वो पूरी दुनिया में कोई भी बंदा मुझसे बेहतर नहीं करवा सकता क्योंकि मेरे प्रोग्राम है। तो इसी तरह इसमें डेवलपमेंट होती रहती है। तो आई थिंक कि ये आने वाले कई डेकेड्स में हॉटेस्ट प्रोग्राम रहेगा। जबरदस्त। सर आखिर में हमारी यंगस्टर्स को, हमारी यंग जनरेशन को क्या मैसेज देंगे रिगार्डिंग योर प्रोफेशन कि अगर कोई बंदा ट्रेनर बनना चाहता है, वो इस फील्ड में आना चाहता है, तो उसके लिए क्या ऐसी चीजें हैं जहां से वो मोटिवेट हो? जस्ट लाइक मैं एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूं, हमारे यूट्यूबर्स हैं, गाड़ियां दिखा रहे हैं, बड़े बड़े बंगले दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी जो यंग जनरेशन है वो उनसे इंस्पिरेशन लेती है। वो कहते हैं यार बस हमने भी यही काम करना है, क्या रखा है पढ़ाई में, क्या रखा है बिजनेस में, क्या रखा है ऐसी तमाम एक्टिविटीज में। तो इस हवाले से हमारी यूथ को आप क्या पैगाम देंगे? और इसके साथ साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बच्चों को मोटिवेट करने के लिए बताएं कि 1 महीने में डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी इतना रेवेन्यू जनरेट कर लेता है और अपने पैशन को यूज करते हुए,
ताकि हमारे बच्चे उससे मोटिवेट हो कि यार ये सिर्फ मसला ये है कि हमारे जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आप जैसे लोग हैं, हाई प्रोफाइल लोग हैं, वो ये चीज जाहिर बताते नहीं, और बताने वाली होती एक तरह से बताने वाली उस तरह से होती, लेकिन उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये जा रहा है कि बच्चे उन लोगों से इंस्पिरेशन ले रहे हैं जो बता रहे हैं। नहीं, मैं बता, पहली बात है हमें अपने फ्रेम ऑफ माइंड को चेंज करने की जरूरत है। पहले सबसे पहले देखिए कामयाबी का मेयार क्या है। किसी के नजदीक कामयाबी का मेयार अच्छी गाड़ी है, किसी के नजदीक अच्छा घर है, किसी के नजदीक अच्छी फैमिली है, किसी के लिए पावर है, किसी के लिए अथॉरिटी है, किसी के लिए इंटरनेशनल टूर्स है। हर आदमी के लिए कामयाबी का मेयार डिफरेंट है। बिल्कुल। तो असल में पहला सवाल मुझसे ये पूछें कि आपके नजदीक कामयाबी का मेयार क्या है, क्योंकि हो सकता है मेरा मेयार ही डिफरेंट हो। बिल्कुल। तो मेरा मेयार ये है कि अगर मुझसे की पूछे कि आपके नजदीक कामयाबी के स्टैंडर्ड्स क्या हैं, तो कामयाबी का मेयार ये है कि आपकी वजह से कितने लोगों को फायदा पहुंचा है। कामयाबी का मेयार ये है आपने कितने लोगों को पैरों पर खड़ा किया है। कामयाबी का मेयार है कितने लोगों के दिलों में आपकी वजह से उम्मीद की शमा जली है। कामयाबी का मेयार है कितने लोगों को मायूसी के अंधेरे में डूबने से आपने बचाया है। यह है कामयाबी का मेयार। बिल्कुल। जब आप इस मेयार को लेकर चलते हैं, बाकी सारी की सारी चीजें माइनस हो जाती हैं। दिस इज नंबर 1। राइट सर। उसके बाद जहां तक मालो दौलत की बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यस। वो कहते हैं कि इट्स ट्रू मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस, बट इट्स फार बेटर टू क्राई इन अ BMW देन ऑन अ बाइसिकल। यस। ये बहुत अच्छी बात की। तो ये तो ठीक है। अच्छा, लेकिन आप पैसे के गुलाम बनेंगे कि पैसे को अपने सर्वेंट के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, ये दूसरी चीज है। बिल्कुल। जहां तक अर्निंग की बात है, रेवेन्यू की बात है, कौन कितना कमाता है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि पर मिनट किसकी क्या वैल्यू है या पर सेकंड किसी की क्या वैल्यू है। अगर आप किसी भी जगह पर काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो बाज़ औक़ात आप पूरे एक महीने अच्छी जॉब, बहुत अच्छे ग्रेड की जॉब आप करते हैं, तो जो आप ऑफिशियल सैलरी लेते हैं महीने की, शायद वो मैं 1 घंटे के लेक्चर की, मेरा 100 मिनट का लेक्चर होता है, 100 मिनट के लेक्चर की मैं समटाइम्स वो ले रहा होता हूँ। मुझे अगर आप उससे कंपेयर करना चाहें तो एक उसका तरीका तो ये है कि ये क्या है। दूसरी चीज़ जो रिज़्क है ना, रिज़्क की कई किस्में हैं। वेस्ट जो है वो काम करता है वेल्थ के ऊपर। दौलत, वेल्थ रिज़्क का एक पार्ट है। रिज़्क की 10-12 किस्में हैं। बिल्कुल। इल्म भी रिज़्क है, अच्छी औलाद भी रिज़्क है, सोसाइटी में आपकी रिस्पेक्ट भी रिज़्क है। बिल्कुल। अभी जिस सेशन से आप मुझे उठा के लाए हैं, उस सेशन में लोगों ने जिस मोहब्बत से मुझे बुलाया, जिस मोहब्बत से मुझे रिसीव किया, जिस मोहब्बत से मुझे रुखसत किया, ये सारा कुछ आपके सामने है। क्या ये रिज़्क नहीं है? बिल्कुल, ये रिज़्क है ना। ये भी रिज़्क की किस्म है। अल्लाह ताला की जितनी भी नेमतें मुख्तलिफ फॉर्मेट में आ रही हैं, आपके पास वो रिज़्क है। आप एक आदमी की बात कर रहे हैं कि फलाना XYZ उसकी ये वाली गाड़ी और ये वाला बंगला है, तो वो रिज़्क की एक पार्ट है, बाकी 9 किधर है उसकी। एग्जैक्टली। तो जब तक आप लाइफ को बैलेंस नहीं करेंगे, उस वक्त आपको सही तरीके से जस्टिफिकेशन नहीं होगी। तो मेरा ख्याल है कि अपने अपने कामयाबी के स्टैंडर्ड्स को पहले बदलें, उन्हें डिफाइन करें कि क्या क्या किस किस कीमत के ऊपर चाहिए, फिर आपके लिए फैसला करना आसान हो जाएगा। जबरदस्त। नाजरीन, ये जो लास्ट बात डॉक्टर साहब ने की, ये बहुत जबरदस्त है कि आपकी कामयाबी के और हर बंदे के कामयाबी के जो स्टैंडर्ड हैं वो डिफरेंट होते हैं। श्योरली। तो आप उनको डिफाइन करें और रिस्पेक्ट, आपके रिलेशंस, आपकी फैमिली, ये तमाम चीजें काउंट करके आपकी वेल्थ बनाती हैं, आपकी माशरे में जो स्टैंडिंग है वो बनाती हैं। मुझे उम्मीद है कि आज का ये प्रोग्राम खास तौर पे हमारे यंगस्टर्स के लिए बहुत मुफीद साबित होगा। देखते रहिए मास्टर क्लास कन्वर्सेशंस। एक नए एपिसोड में एक नए मेहमान के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।